स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 नवंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार न्यूज की शुरुआत आज सबसे पहले करेंगे कि बिहार में चुनावी नतीजे आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या इस बार एनडीए किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगा। जहां चुनाव परिणामों के साथ ही सत्ता की गोटी कौन और कैसे बैठाएगा, इस पर राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। जेडीयू की ओर से संकेत साफ है कि पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में नीतीश कुमार को चुनने की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में बताई जा रही है। वहीं पर इसके साथ ही जेडीयू यह साफ संदेश दे रहा है कि एनडीए की अगुवाई उसी नाम से होगी जिसे वे आधिकारिक तौर पर प्रस्तावित करेंगे। वहीं पर दूसरी ओर भाजपा ने अभी तक अपने पत्ते पूरी तरीके से खोलने से इनकार कर दिया है। जहां पार्टी नेताओं का कहना है कि भाजपा पहले अपने विधायक दल का नेता चुनेगी, इसके बाद एनडीए की संयुक्त बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला होगा। जब उनसे सीधा पूछा जाता है कि क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम होंगे, तो वे जवाब को टालते हुए कहते हैं कि यह फैसला विधायक दल तय करेगा। वहीं पर यह टाल मटोल अपने आप में कई तरीके के राजनीतिक संकेत दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के पहले भी जेडीयू और भाजपा के बीच खींचतान हो चुकी है। यह तब भी आखिरी समय तक ये तय नहीं था कि सीएम चेहरा कौन होगा और सत्ता का समीकरण किसके हाथ में होगा। इस बार भी क्या भाजपा वही स्थिति दोबारा पैदा करेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा के पास दो विकल्प है। या तो नीतीश कुमार को एक और लाइफलाइन देकर के एनडीए का नेतृत्व सौंप दे, क्योंकि उनका प्रशासनिक अनुभव और फिर व्यापक स्वीकार्यता गठबंधन को स्थिरता दे सकती है। वहीं पर या फिर भाजपा किसी नए चेहरे को आगे करके बिहार में लंबे समय के लिए अपनी नेतृत्व क्षमता का आधार तैयार करें। इस बीच भाजपा के कुछ रणनीतिकार मानते हैं कि चुनाव के बाद की परिस्थितियां उन्हें बड़ा फैसला लेने का अवसर दे सकती है। वहीं पर जेडीयू के भीतर भी ये भावना मजबूत है कि मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि गठबंधन पूरी चुनावी पिच उसी नेतृत्व के भरोसे तैयार की गई थी। वहीं पर कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति एक बार फिर से उस मोड़ पर खड़ी है जहां पर खेला कभी भी शुरू हो सकता है। आगे क्या होगा ये आने वाली बैठकों, पाले बदलते समीकरणों और एनडीए के भीतर की शक्ति समीकरण पर निर्भर करेगा। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट जिस प्रकार से आए हैं उससे अब एक बात साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी नहीं मार पाएंगे। दरअसल पिछले कार्यकाल में नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन 2 साल पूरा होते होते वे महागठबंधन के साथ चले गए थे। जब उसके ठीक 1.5 साल बाद वे फिर से एनडीए के साथ आ गए थे और एनडीए में रहकर ही चुनावी मैदान में कूदे थे। अब बिहार का जनादेश इस तरह से आया है कि नीतीश कुमार चाहकर भी महागठबंधन के साथ नहीं जा सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब नीतीश कुमार पूरे 5 साल एनडीए के साथ ही रह करके काम करेंगे। जब विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, उसे 89 सीटें मिली है। जब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू के खाते में 85 सीटें आई है, वहीं पर लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में 19, तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें हासिल हुई है। वहीं पर कुल मिलाकर के एनडीए को 202 सीटें मिली है। अब महागठबंधन की स्थिति देखें तो फिर सबसे ज्यादा सीटें तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को मिली है। राजद को 25 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं पर दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 6, भाकपा माले को 2, आईआईपी को 1, माकपा को 1 सीटें मिली है। कुल मिलाकर के महागठबंधन को 35 सीटें मिली है। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आते हैं तो जदयू की 85 और महागठबंधन की 35 सीटें मिलाकर के 120 ही होती है। फिर भी सरकार बनने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहने वाली है। इसमें ओबीसी की पार्टी भी महागठबंधन में शामिल हो जाती है या फिर उनकी पार्टी को तोड़ करके सरकार बनाने की नौबत आती है तो आंकड़ा 125 तक जाता है। हालांकि नीतीश कुमार ये कभी नहीं चाहेंगे कि 202 विधायकों के प्रचंड समर्थन वाली सरकार छोड़ करके जोड़ तोड़ करके महागठबंधन के साथ सरकार बनाई जाए। इससे सरकार की स्थिरता को हमेशा खतरा बना रहेगा, जो नीतीश कुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा।
दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों के नतीजे सामने आए, लेकिन महागठबंधन के डिप्टी सीएम और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी एनडीए की सुनामी में बह गए। जहां चुनाव के बीच मुकेश सहनी के एनडीए और फिर महागठबंधन से राजनीतिक मोल भाव की खूब चर्चा रही। हालांकि आखिर में मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो गए, साथ ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बना करके खुद के लिए उप मुख्यमंत्री पर मुहर लगवा ली। वहीं पर दूसरी तरफ आईआईपी के इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता ने बिना किसी गठबंधन में शामिल हुए एक सीट जीतने में कामयाब हासिल कर ली। आपको बता दूं कि प्रमुख आईआईपी गुप्ता खुद सहरसा विधानसभा सीट से मैदान में थे। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग के दौरान वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने 160 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी, जब वहीं पर काफी मान मनोबल के बाद वे 15 सीटों पर माने। 2020 के विधानसभा चुनाव में आईआईपी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यही नहीं, मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन से 3 सीट लेने में कामयाब रहे थे। वहीं पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी इस चुनाव में आईआईपी से भी पिछड़ गई। 15 सीटों पर उम्मीदवार उतार करके मुकेश सहनी अपना खाता तक नहीं खोल पाए, जबकि आईआईपी एक सीट हासिल करने में कामयाब रही। वहीं पर चुनाव प्रचार के दौरान मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे थे। दोस्तों पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार चुनाव नतीजों को लेकर के प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि बिहार से बंगाल असम बचाना है। मैं बिना किसी जाति धर्म की राजनीति करता हूं। मुझे सीमांचल पर भरोसा था, लेकिन हम आकलन नहीं कर पाए। ये हमारी गलती हो गई। हम अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। हमसे भूल हुई होगी। राहुल गांधी की यात्रा के बाद हम 1 महीने चुप रहे। उन्होंने आगे कहा कि जनता को पैसा वोट देकर के दिया है। यूथ इनके साथ नहीं था। जेडीयू पर बीजेपी की गिद्ध दृष्टि है। वहीं पर एसआईआर हुआ है, वोट कट गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम को एक वोट आया है। आज हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। हम बांटने वाली राजनीति नहीं करते हैं। जब वहीं पर पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को जीत की बधाई भी दी है। साथ ही साथ कहा है कि इसमें पीएम नरेंद्र मोदी की कोई भी भूमिका नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आपको राहुल गांधी के फोबिया और फिर कांग्रेस से फुर्सत नहीं मिलती है। ये 400 पार भी हो रहे थे, ये गमछा लहरा रहे थे। क्या ये पीएम की मर्यादा है? जो पीएम पलायन नहीं रोक पाए, फैक्ट्री नहीं रोक पाए, ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं पर इससे पहले 14 नवंबर को मतगणना के दौरान भी पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने एनडीए को भारी जीत मिलने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। पप्पू यादव ने यह भी कहा था कि जो हो रहा है उसे हमें स्वीकार करना होगा, लेकिन ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं मतदाताओं से कुछ नहीं कह सकता और मैं उनके फैसले का स्वागत करूंगा। वहीं पर चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली है, जबकि महागठबंधन के खाते में महज 35 सीटें आई है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए ने 202 सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत हासिल की है। वहीं पर महागठबंधन 35 सीटों पर जीती है। मगर इस चुनाव में छपरा विधानसभा सीट का काफी चर्चा हो रहा था, क्योंकि यहां से राजद के भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव मैदान में थे। उनकी जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन उनको भाजपा उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। जब उनकी हार ने सबको चौंका दिया। अब ये जानना जरूरी है कि खेसारी की हार कैसे हुए हैं, वह कहां पर चुके हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ी सी। तो खेसारी लाल यादव ने जब चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तब उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। जहां उनकी लोकप्रियता को देखते हुए राजद भी उनकी जीत के लिए आश्वस्त थी। जहां हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान वे सियासी माहौल भांपने में असफल रहे। उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिसे उनके प्रतिद्वंदी ने मुद्दा बनाया और जीत हासिल कर ली। खेसारी लाल यादव चुनावी प्रचार के दौरान काफी मजबूत दिख रहे थे, लेकिन राम मंदिर पर उनके बयान ने उनकी लोकप्रियता और फिर वोट बैंक पर फायर कर दिया। जहां उन्होंने राम मंदिर को लेकर के विवादास्पद बयान देते हुए कहा था कि राम मंदिर में पढ़ करके कोई मास्टर बनेगा क्या, इसकी जगह अस्पताल या फिर कॉलेज बनना चाहिए। जहां उनके इस बयान से हिंदू वोट बैंक को नाराज कर दिया, जो कि उनकी हार का प्रमुख कारण बना है। वहीं पर लोकल लोगों ने छपरा हार तारे छक्का वाला गाना बना करके विरोध किया है। वहीं पर भाजपा ने इसे राम मंदिर का अपमान बता करके प्रचार किया है। दरअसल अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपने फेटर्निटी से बैर मोल ले लिया। जहां अपने प्रचार के दौरान उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों पर हमला बोल दिया। उन्होंने मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ और फिर पवन सिंह पर भी हमला बोला, जिसके बाद ये सभी कलाकार उन पर हमला किया, जिससे उनकी लोकप्रियता को हानि पहुंची। भोजपुरी साहब पसंद करने वाले एक बड़ा तबका उनके खिलाफ हो गया, जो कि उनकी हार का प्रमुख कारण बना। वहीं पर मोदी नीतीश की आंधी में भी वो लुढ़क गए। इसे भांपने में वो और उनकी पार्टी पूरी तरीके से असफल रही। जब पीएम मोदी नीतीश की इस आंधी में
कहीं टिकते हुए नजर नहीं आए और जनता ने एनडीए समर्थित उनके विरोधी उम्मीदवार को जमकर के वोट किया। चौथा नंबर है जंगल राज अच्छा था वाला बयान। इस बयान ने खेसारी लाल यादव को काफी नुकसान पहुंचाया है। चुनावी प्रचार के दौरान खेसारी लाल यादव ने कहा कि जंगल राज सही था, फिरौती देकर के लोग जिंदा तो रहते थे। यह बयान एनडीए के सुशासन एजेंडे पर सीधा हमला था। लेकिन छपरा जैसे क्षेत्र में जहां पर अपराध और फिर अपहरण के पुराने जख्म ताजा हैं, ये उल्टा पड़ा है। उनके इस बयान को भाजपा ने इसे भुनाया। वहीं पर पवन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि 15 साल पहले बिहार में क्या था, आज क्या है, फर्क देखिए। दोस्तों, चुनाव रिजल्ट के 12 घंटे के बाद अब तक कोई भी सुखबुगाहट नहीं है। क्या ऐसे होते हैं शहंशाह लोग? प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बयान महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव का था। जब मतगणना शुरू होने के महज 8 से 10 घंटे पहले तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक के बाद सभी दलों ने एक साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान बड़े बड़े दावे किए गए। 14 नवंबर को जीत और फिर 18 नवंबर को शपथ के दावे तेजस्वी यादव ने दोहराए। सभी नेताओं को मीडिया को संदेश देने के बाद तेजस्वी यादव राबड़ी आवास चले। 14 नवंबर की सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई। जैसे जैसे दिन चला, रुझान सामने आने लगे। शुरुआती रुझान से ही एनडीए बहुमत की ओर बढ़ती नजर आई। इसी बीच तेजस्वी यादव राजद सांसद मीसा भारती के साथ राबड़ी आवास से निकले। तेजस्वी एक पोलो आवास पहुंचे, जहां से देर शाम हुए राबड़ी आवास वापस आए। लेकिन तेजस्वी के जाने और फिर आने के बीच में पूरी राजनीतिक समीकरण बदल चुकी थी। जब देर शाम बिहार विधानसभा का रिजल्ट सामने आया और महागठबंधन की करारी हार हुई। राजद के खाते में महज 25 सीटें आई और फिर बीजेपी 89 सीटों के साथ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव आखिर है कहां? एक पोलो रोड से तेजस्वी राबड़ी आवास आए, पर रिजल्ट आने के 12 घंटे के बाद तेजस्वी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में तेजस्वी यादव कहां है? क्या तेजस्वी हार के मातम में कोप भवन में चले गए हैं, या तेजस्वी अपनी हार से इतने आहत हो गए हैं कि वह ना तो मीडिया के सामने आकर के और ना ही ट्वीट के जरिए कार्यकर्ताओं और फिर जनता को कोई भी संदेश देना जरूरी समझ रहे हैं? आखिर तेजस्वी की चुप्पी की वजह क्या है, ये सवाल है। वहीं पर राजद की ओर से भी कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या राजद जो 13 नवंबर तक ट्वीट पर ट्वीट कर रहा था, आज तक उसके ट्विटर अकाउंट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे चुनाव हारे हैं जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। वहीं पर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वे अपने प्रयासों को और फिर अधिक प्रभावी बनाएंगे। राहुल गांधी ने लिखा है कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया है। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है, जहां हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी और अप्रत्याशित जीत मिली है। 200 से ज़्यादा सीटें जीतने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि आखिर इतनी बड़ी बहुमत कैसे हासिल की गई है। वहीं पर इस बीच इंडियन एक्सप्रेस ने बिहार प्रभारी और फिर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से खास बातचीत की। मुख्यमंत्री कौन होगा, किस मुद्दे ने चुनाव को प्रभावित किया और जीत के असल कारण क्या रहे, इन सभी सवालों के जवाब उन्होंने विस्तार से दिए। सवाल यह है कि इतनी बड़ी जीत कैसे मिली, इसके पीछे क्या कारण है। उत्तर में उन्होंने कहा कि सच कहूँ तो फिर ये बिहार की जनता की जीत है। ये विकास देखना चाहते हैं। एनडीए की विश्वसनीयता पिछले 20 वर्षों में मजबूत हुई है और केंद्र सरकार ने भी पिछले 11 वर्षों में भरोसा जीता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास केंद्रित विचारधारा को जनता ने स्वीकार किया है और फिर उसी भरोसे पर अपना वोट दिया है। वह फिर सवाल दूसरा है कि इतनी बड़ी जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे। पर सवाल किया गया है कि आंकड़ों को देखें तो फिर लगता है कि जेडीयू के बिना भी बीजेपी सरकार बन सकती है। वह पर उन्होंने जवाब में कहा कि मैं साफ कर दूं कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है, सरकार साथ मिलकर ही बनेगी। किसी की सीट घटने बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता, एनडीए साथ रहेगा। वहीं पर सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या नई सरकार में डिप्टी सीएम में कोई बदलाव होगा। तो जवाब में उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और फिर नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। सरकार में कौन मंत्री बनेगा, ये मुख्यमंत्री और नई सरकार तय करेगी। वहीं पर उनसे सवाल किया गया कि क्या बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री चेहरा होना चाहिए। जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं। ये एनडीए की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही साफ कर दिया था कि ये एनडीए की जीत है। उन्होंने साफ कहा कि वे बिहार के विकास का समर्थन करेंगे। मोदी नीतीश की जोड़ी के नाम पर यह चुनाव लड़ा गया, जब बीजेपी को इसमें कोई भी संदेह नहीं है।
दोस्तों, बिहार विधानसभा की 25 सीटों पर जीत दर्ज करके आरजेडी ने तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सुरक्षित कर ली है। इस बीच चर्चा है कि तेजस्वी यादव इस बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी छोड़ सकते हैं। इसके 3 कारण बताए जा रहे हैं। 2017 में पहली बार तेजस्वी आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए गए थे। 2024 में सरकार जाने के बाद तेजस्वी फिर से नेता प्रतिपक्ष पद पर नियुक्त हुए थे। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के विधायकों के नेता होते हैं। नेता प्रतिपक्ष को बिहार में मंत्री का दर्जा प्राप्त है। नेता प्रतिपक्ष सदन के कई समितियों के अध्यक्ष होते हैं। अब ये सवाल तैर रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का पद तेजस्वी यादव छोड़ सकते हैं। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक और जहां पर एनडीए भारी बहुमत के उससे उत्साह में डूबा हुआ है, वहीं पर सत्ता परिवर्तन के अगले कदम को लेकर के राजनीतिक गलियारों में हलचल और फिर अनुमान दोनों तेज हो गए हैं। जहां शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री आवास में नेताओं का तांता लगातार लगा रहा। इस क्रम में सबसे चर्चित मुलाकात रही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। वह सुबह सुबह खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। चिराग पासवान की इस मुलाकात ने पहले से जारी कयासों को और हवा दे दी। एनडीए के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर के कोई भी संशय होने की चर्चा भले ही सार्वजनिक रूप से खारिज की जाती रही हो, लेकिन मुलाकातों की बढ़ती संख्या ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। इससे पहले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा नए विधायकों की सूची लेकर के सीएम आवास पहुंचे, जिससे औपचारिक प्रक्रियाओं की शुरुआत का संकेत मिला। वहीं पर इस बीच भाजपा विधायक नितिन नवीन भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। जब बाहर निकलते समय जब मीडिया ने सवाल किया कि मुलाकात का उद्देश्य क्या है, तो फिर उन्होंने कहा कि वे आशीर्वाद लेने आए थे। लेकिन सबसे बड़ा बयान तब आया जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या बिहार में महाराष्ट्र जैसा कोई भी खेल संभव है। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ भी सब ठीक था, यहाँ भी सब कुछ ठीक होगा। ये टिप्पणी राजनीतिक चर्चाओं को नई ऊर्जा देने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का घटनाक्रम आज भी चर्चाओं का हिस्सा बना हुआ है। वहीं पर विधायक नितिन नवीन से जब पूछा गया है कि क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर के कोई भी असमंजस है, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि एनडीए में कहीं भी कोई भी भ्रम नहीं है और फिर सभी चीज़ें तय प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है। हालांकि सामाजिक और फिर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नतीजों के बाद जिस तरह एनडीए बेहद मजबूत दिखा है, उसी तरह नेतृत्व पर एकजुटता दिखाने की भी सख्त जरूरत है। वहीं पर मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू नेताओं का भी लगातार आगमन रहा। जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता ललन सिंह, विजय चौधरी और फिर श्याम रजक समेत कई नेता नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। बाहर निकलने के बाद श्याम रजक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार के अलावा कोई और दूसरा चेहरा नहीं है, एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। वहीं पर इन मुलाकातों के बीच अंदर खाना चर्चा ये भी है कि भारी जनादेश के बाद मंत्री पदों और फिर विभागों के बंटवारे को लेकर के बातचीत तेज हो सकती है। वहीं पर एनडीए के भीतर सहयोगी दल इस बार बड़ी भूमिका की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि भाजपा के विधायक दल की बैठक भी जल्द ही बुलाए जाने की संभावना है। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों की राय में ये साफ संदेश देता है कि एनडीए नेतृत्व सत्ता गठन को लेकर के सक्रिय है और फिर किसी भी तरीके की अटकलों को लंबे समय तक हवा में रहने नहीं देने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को स्वीकार करते हुए आरजेडी के शीर्ष नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने परिणाम को राजनीतिक जवाबदेही का सबब बताया है। उन्होंने सहयोग और समर्थन के लिए आम जनों का आभार व्यक्त किया है और फिर परिणामों की समीक्षा की बात कही है। इसी तरह राहुल गांधी ने भी नतीजों के बाद कहा कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। वहीं पर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के बड़े भाई जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिना नाम लिए फेसबुक पर लिखा कि हमारी हार में भी जनता की जीत साफ दिखाई दे रही है। बिहार ने साफ संदेश दिया है कि राजनीति अब भाई भतीजावाद की नहीं बल्कि सुशासन और फिर शिक्षा की होगी। उनका इशारा खुद के भाई तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और फिर मुकेश सहनी जैसे नेताओं पर था। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने इस चुनाव को आरजेडी के कुछ तत्वों की करारी हार बताया है। उन्होंने फिर से एक बार राजद के कई नेताओं को जयचंद करार दिया है और उन पर पार्टी को अंदर से खोखला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि मैं हार कर भी जीत गया हूं क्योंकि मेरे पास जनता का प्यार, विश्वास और फिर आशीर्वाद है, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है। वहीं पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि इतिहास उन लोगों को माफ नहीं करेगा जिन्होंने जनसेवा की बजाय निजी सत्ता को प्राथमिकता दी है और मतदाताओं के सम्मान के महत्व पर जोर नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता हमारी माता पिता है। हार और फिर जीत अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प और फिर प्रयास से ही असली जीत है।
दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिली है। इस जीत में जहां पर जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने शानदार प्रदर्शन किया है, वहीं पर पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान की पार्टी भी उम्मीद से कहीं ज्यादा सीटें जीत करके सबको चौंका दिया है। वहीं पर बिहार में एनडीए की जीत पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रवक्ता सलमान निजामी ने एनडीए को बधाई दी है। बधाई के साथ ही उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रणनीति पूरी तरीके से फेल हो गई। सलमान निजामी ने कहा कि मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कांग्रेस हारेगी, जब उनकी रणनीति, उनके काम करने का तरीका, हेलीकॉप्टर और फिर 5 स्टार प्रचार सब फेल हो गए। उन्होंने कहा कि जब गुलाम नबी आजाद और फिर कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ी थी तो फिर उनके घरों पर पत्थर फेंके गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पार्टी से में संगठनात्मक और फिर रणनीतिक बदलाव जरूरी है। जब कांग्रेस चुनाव हार रही है और फिर आप कितनी बार किसी नेता को लॉन्च करेंगे, जब उसकी वजह से आप उनके कितने चुनाव हारेंगे और फिर भी उसे अपना नेता घोषित करेंगे। वहीं पर उन्होंने कहा कि बिहार के मुसलमानों ने एआईएमआईएम का समर्थन किया है और उन्हें 5 सीटें दी है, जब कांग्रेस मुश्किल से 1 सीट कांग्रेस भी उतनी ही सीट जीती है। भारत के मुसलमान जाग गए हैं, कांग्रेस अब मुसलमानों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन वे लोगों को ये यकीन नहीं दिला पा रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री बनने के हकदार हैं। आप नाकाम रहे हैं, आपकी रणनीति नाकाम रही है। आपने एक गैर हिंदी भाषी दक्षिण भारत को एक उत्तर भारतीय राज्य का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जो कि राहुल गांधी ने कांग्रेस से। पर मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस अगले 10 से 20 सालों तक वापसी कर पाएंगे। दोस्तों बिहार में आरजेडी की हार के बाद रोहिणी आचार्य ने कहा कि परिवार से नाता तोड़ रही हूं। दरअसल बात है कि बिहार में आरजेडी की करारी हार के बीच यादव परिवार में ही टूट पड़ गई है। जब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर परिवार से नाता तोड़ने का आरोप ऐलान कर दिया है। एक्स पोस्ट में उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय यादव का जिक्र करते हुए कहा कि मैं सारा दोष खुद पर ले रही हूँ। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि मैं राजनीतिक छोड़ रही हूँ और फिर अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और फिर रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। वहीं पर आचार्य की इस पोस्ट में दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पहले सिर्फ राजनीति छोड़ने और फिर परिवार से नाता तोड़ने की बात लिखी थी। हालांकि बाद में उसे एडिट करके संजय यादव और फिर रमीज का नाम लिखा गया। जब रोहिणी आचार्य के इस फैसले पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज यादव ने कहा कि आरजेडी एक परिवार की पार्टी है। इसको लेकर के जेडीयू ने लालू यादव को घेरा है। उन्होंने कहा कि अब परिवार के कलह सबके सामने आए हैं। जब वहीं पर आपको बता दूं कि संजय यादव को तेजस्वी के सलाहकार कहा जाता है, वहीं पर रमीज तेजस्वी के साई की तरह रहते हैं। यह संजय यादव जहां पर राज्यसभा सांसद है और राजद की नीतियों में उनका दखल रहता है, वहीं पर अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार रमीज राजद में किसी आधिकारिक पद पर नहीं है। इससे पहले भी इसी साल सितंबर में रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परिवार के लोगों को अनफॉलो कर दिया था। दोस्तों बिहार चुनाव के नतीजे ने बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया है। आरजेडी भले ही 25 सीटें जीत करके मुख्य विपक्षी दल बनी है, लेकिन अगर नतीजों की गहराई में जाएं तो फिर तेजस्वी पूरी तरीके से अलग नजर आती है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों को देखें तो फिर आरजेडी की कुल 15 ऐसी सीटें हैं जिनमें जीत का अंतर 10,000 वोटों से भी कम है। यानी कि ये वह सीटें हैं जहां पर मामूली सा वोट स्विंग परिणाम बदल सकता था। इसका मतलब साफ है कि अगर ये सीटें भी निकल जाती तो फिर आरजेडी सिर्फ 10 सीटों पर ही सिमट जाती। सबसे चौंकाने वाली सीट है ढाका, जहां पर आरजेडी उम्मीदवार महज 178 वोट से जीत पाए हैं। ये इस चुनाव की सबसे करीबी लड़ाइयों में से एक रही है। जब बूथ दर बूथ आंकड़े बताते हैं कि यहां पर एक एक वोट की कड़ी जंग चली है। वहां पर राजनीतिक रणनीतिकार मानते हैं कि अगर सिर्फ 200 वोट भी इधर उधर हो जाते तो फिर सीट विपक्ष की झोली में चली जाती। दूसरी ओर जहानाबाद, जहां पर 793 वोट, बोधगया 881 वोट, मखदूमपुर 1830 वोट और टिकारी 2058 वोट जैसी सीटों पर भी स्थिति बेहद रोमांचक रही है। यहाँ इतनी कम बढ़त दिखाती है कि मैदान में थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी या फिर किसी बूथ पर कम वोटिंग भी परिणाम बदल सकती थी। ऐसे ही ब्रह्मपुर में आरजेडी उम्मीदवार ने सिर्फ 3220 वोटों से जीत दर्ज की है, जबकि महसी 3740, मधेपुरा 7809 और फिर रानीगंज 8530 पर भी जीत का अंतर बेहद कम रहा। इन सभी सीटों पर लड़ाई तिकोनी रही है और फिर वोटों की
बारीकियों ने निर्णायक भूमिका निभाई है। वहीं पर बिहार की राजनीति पर नजर रखने वालों के मुताबिक अगर किसी दल की जीत का अंतर काफी कम होता है मतलब उसकी पकड़ कमजोर हो रही है, जब वहां पर छोटी सी नाराजगी अगली बार भारी पड़ सकती है। आरजेडी के लिए समस्या यह है कि जिस जनाधार पर वह भरोसा करती है वह कई सीटों पर कमजोर दिखा है। वहाँ पर खास करके कोसी, मगध और फिर मिथिलांचल में पार्टी की उम्मीद के अनुसार वोट ट्रांसफर नहीं मिला। जब साफ शब्दों में कहे तो यदि इन 15 सीटों पर मतदान पैटर्न थोड़ा बदल जाता या फिर सिर्फ 5-6 बूथों पर अधिक वोटिंग हो जाती तो फिर समीकरण पूरी तरीके से उल्टा हो सकता था। ऐसे में आरजेडी की सीटें 25 से घट करके 10 पर सिमट जाती। यही अंतर बताता है कि आरजेडी की जीत मजबूत नहीं बल्कि हाशिए की जीत है। आरजेडी के लिए ये चेतावनी की घंटी है। यह युवाओं में समर्थन कम हुआ है। महिलाओं ने आरजेडी को अपेक्षित वोट नहीं दिया है। जब कई सीटों पर मुस्लिम यादव समीकरण कमजोर पड़ा है। इन कमजोरियों के कारण पार्टी को करीबी अंतर से जीत मिली है। दोस्तों, बिहार चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस समेत तमाम सहयोगी पार्टियां महागठबंधन न सिर्फ सत्ता से दूर रह गया बल्कि जमीन भी खो बैठा है। आरजेडी को सिर्फ 25 सीटें मिली है और फिर कांग्रेस 70 में से केवल 6 सीटें जीत सकी है। वहीं पर चुनाव विशेषज्ञ और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुमार संजय सिंह कहते हैं कि महागठबंधन ने 3 बड़ी गलतियां की है जिनका सीधा असर नतीजों पर पड़ा है। यह आरजेडी का यादव नेताओं को बहुत बड़ी संख्या में टिकट देना पहली गलती रही है। जब पहले से ही यादव राज की वापसी की ये आशंका थी, ऐसे में ये निर्णय कई वर्गों में डर और फिर असहजता का कारण बना है। वहीं पर दलित वोटों की उम्मीद में वीआईपी को साथ लाया गया लेकिन ये रणनीति भी असरदार नहीं रही। जब वहीं पर दूसरी गलती कैंपेन की दिशा में अचानक बदलाव। यह दूसरी बड़ी भूल थी चुनाव प्रचार की दिशा बदल देना। यह शुरुआती वोट चोरी के मुद्दे से हुई, फिर 3 हफ्ते का गैप आया और बाद में महागठबंधन पूरी तरीके से लोकल मुद्दों पर आ गया। इन तीनों मुद्दों को जोड़ने की कोई कोशिश नहीं हुई जिससे मतदाता कंफ्यूज हुए। जब वहीं पर तीसरी गलती ग्रामीण वोटरों की अनदेखी, शहरी युवाओं पर ज्यादा फोकस। जब महागठबंधन की तीसरी और फिर सबसे बड़ी गलती चुनावी वादों में ग्रामीण समाज के लिए कुछ खास ना देना। आरजेडी की ताकत ग्रामीण वोट है लेकिन उनके मैनिफेस्टो में ज्यादातर वादे शहरी शिक्षित युवाओं के लिए थे। जब बिहार के ग्रामीण समाज की एक बड़ी मांग फसल पर एमएसपी की वापसी पर आरजेडी ने एक शब्द भी नहीं कहा। इस वजह से आरजेडी अपने पारंपरिक वोट ब्लॉक से बाहर नहीं निकल सका। वहाँ पर कई सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को मुस्लिम युवाओं ने ज्यादा समर्थन दिया। वजह उनके मुद्दों को महागठबंधन द्वारा मजबूत तरीके से न उठाया जाना। कुछ छोटी जातियों को नौकरी का वादा किया गया लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ अलग से नहीं कहा गया, जैसे नाराजगी और बढ़ी। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस के जो 6 कैंडिडेट जीते हैं वे भी कहीं पाला ना बदल ले। पार्टी को डर सता रहा है इसका। जी हाँ, बिहार चुनाव 2025 में कांग्रेस जिस तरह से ध्वस्त हुई है जो उसने पार्टी को अंदर से हिला करके रख दिया है। 61 सीटों पर दाव लगाने के बाद सिर्फ 6 सीटें मिलना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हालात इतने खराब है कि कांग्रेस को अब डर सता रहा है कि जो 6 विधायक जीत करके आए हैं कहीं वही हाथ से ना निकल जाए। वजह साफ है, इनमें ज्यादातर या तो हाल में आए कोर्ट है या पार्टी से गहरी आइडियोलॉजिकल केमिस्ट्री नहीं रखते हैं। दूसरी तरफ एनडीए बेहद आक्रामक मोड में है और कांग्रेस मुक्त बिहार का प्लान खुलेआम चला रहा है। उधर भाजपा और फिर जेडीयू का पुराना रिकॉर्ड भी यही कहता है कि मौका मिला तो फिर विपक्षी विधायकों को तोड़ करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना और उनका पसंदीदा रास्ता रहा है। ऐसे में कांग्रेस अपनी सबसे छोटी टीम को बचाने की चिंता में डूबी है। वहीं पर चुनाव हारने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पारदर्शिता पर उंगलियां उठाई है और इसे अविश्वसनीय रिजल्ट बताया है। इससे भी ये साफ है कि पार्टी अंदरूनी टूटन और फिर बाहरी दबाव दोनों से जूझ रही है। वहीं पर चौतरफा मार के इस दौर में कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी, विपक्षी हमले और फिर अपने ही जीते हुए विधायकों पर कमिटमेंट का शक, ये सब मिलकर के पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। सवाल यही है कि कांग्रेस आखिर कैसे खुद को टूटने से बचाएगी और विधानसभा में अपनी छोटी मौजूदगी को कैसे मजबूत करेगी।
अब सवाल है कि कौन कौन से विधायक खतरे में हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की चिंता सबसे ज्यादा उन विधायकों को लेकर है जो हाल ही में पार्टी के टिकट पर आए हैं। किशनगंज से जीते कमरुल हुदा पहले AIMIM थे, अक्टूबर में कांग्रेस ज्वाइन की और फिर टिकट मिल गया। ऐसे नए चेहरे एनडीए के टारगेट पर सबसे आसान माने जाते हैं। वहीं पर फॉरबिसगंज से जीते मनोज विश्वास भी इसी कैटेगरी में हैं। वे चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में आए थे, जीत के बाद इन पर निगाहें और ज़्यादा गहरी हो गई है। वहाँ पर चनपटिया से जीते अभिषेक रंजन यूथ कांग्रेस की चेहरा हैं, लेकिन उनकी नज़दीकियाँ भाजपा की रेणु देवी से पुरानी हैं। वहाँ पर पार्टी में चर्चा है कि कोई बड़ी पोजीशन या फिर ऑफर उन्हें अगर प्रभावित कर सकती है। वहाँ पर मनिहारी से विधायक मनोहर प्रसाद की पार्टी मीटिंग से दूरी भी कांग्रेस को परेशान कर रही है। वहाँ पर 6 में एक नाम राहत देता है, ओबिदुर रहमान। वो पुराने कांग्रेसी है, जब पार्टी मानती है कि वे पाला बदलने वाले में नहीं है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत ने पूरे नेताओं को उत्साह से भर दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने विपक्ष को करारी शिकस्त दी है और फिर अब सत्ता गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक और फिर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक न्यूज चैनल को दिए गए बयान में कई अहम राज खोले हैं। जीतन राम मांझी ने एनडीए की जीत के पीछे महिलाओं की भूमिका, विपक्ष की नाकामी और फिर अपनी पार्टी की रणनीति पर खुलकर की बात की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्हें चुनाव परिणाम आने के बाद भी एनडीए में 6 सीट मिलने की 30 खाई जा रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें 5 सीट पर जीत मिली। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदर्शन पर गर्व जताया है। उन्होंने कहा है कि हमारी स्ट्राइक रेट शानदार रही है, 6 सीटों पर लड़े और 5 जीत हासिल की। हमने 15 सीटें मांगी थी, अगर मिलती तो फिर कम से कम 12 जीत जाते, या तब हम मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दर्जा राष्ट्रीय पार्टी बन जाते। हमें कम आंका गया, हम चिराग पासवान की तरह मुंह हाथ चमका करके बार्गेनिंग नहीं करते, इसलिए हम पिछड़ गए। दरअसल जीतन राम मांझी ने एनडीए से 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 6 सीटें ही मिल पाई थी। अब उन्होंने एनडीए नेतृत्व से अपील की है कि बिहार सरकार में जो भी हिस्सा मिले वह उचित हो। उन्होंने अपने बेटे के लिए मंत्री पद की मांग करते हुए कहा कि मेरा बेटा जो भी मंत्री पद संभालेगा वह पार्टी के हित में होगा। हमें देखना है कि मंत्री पद कितने और क्या मिलेंगे। दोस्तों, नीतीश कुमार या फिर बीजेपी नेता कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? दरअसल बात यही कि बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी बात कह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की जीत को सुशासन की जीत करार दिया है। यह पीएम मोदी का यह बयान को सीएम नीतीश कुमार के आगे भी मुख्यमंत्री बने रहने की समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। वहीं पर बिहार में एनडीए को मिली बड़ी जीत के बाद मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नीतीश अपने समर्थकों के बीच सुशासन बाबू के नाम से लोकप्रिय हैं और पिछले 20 वर्षों में कानून व्यवस्था और फिर विकास में सुधार ला करके बदलाव लाने का दावा किया है। जब बिहार की ये विकास की जीत हुई है, लोक कल्याण की भावनाओं की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। उन्होंने नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहने की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि मैं एनडीए के सभी नेताओं को उनके शानदार काम के लिए और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके नेतृत्व के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहने की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि जबकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी के 89, जदयू को 85, लोजपा रामविलास को 19 और फिर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 5, आरएलएम को 4 सीटें मिली है, जिसके बाद से ही ये विपक्ष लगातार दावा कर रही थी कि भाजपा नीतीश को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। दोस्तों, हार करके तेज प्रताप यादव रो पड़े। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और फिर इस चुनाव में भी एनडीए को भारी जीत मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनडीए ने 202 सीटें जीत करके प्रचंड जीत हासिल की है, जबकि महागठबंधन को 35 सीटें मिली है। इस हार ने सबको चौंका दिया है। तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट जीत ली है, जबकि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव को महुआ में करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं पर हार के बाद उदास होते हुए तेज प्रताप यादव ने ऐसा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जो काफी भावुक था। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज मैं भावुक हूं क्योंकि आपने मेरे अकेलापन को अपनी ताकत बना दिया है। आपने मुझे बताया है कि राजनीति पद की नहीं रिश्ते की होती है। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा और फिर वादा करता हूं कि महुआ के विकास, सम्मान और फिर खुशहाली के लिए मैं हर पल हर सांस
करूंगा, आपका बेटा तेज प्रताप यादव। वहीं पर हार के बाद अपने भाई पर ही भड़क गए। जी हाँ, तेज प्रताप यादव ने भी हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख कर के तेजस्वी यादव पर भड़क गए।